हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का 40 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाने वाले हैं, जो आपके 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कर रहे हैं तैयारी 2024 की, और ये सामाजिक विज्ञान का पहला वीडियो है, और यहाँ से आप लोग के एग्जाम में ज़रूर सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, और इसके जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फ्रांस की क्रांति कब हुई? ठीक है, तो ऑप्शन है 1759 ईस्वी, 1769 ईस्वी, 1779 और 1789। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बच्चों, फ्रांस का जो क्रांति हुआ था ये 1789 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में, 1789 को। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है? सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ठीक है, तो सामाजिक जो उपबंध पुस्तक है बच्चों, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो था वो रूसो था। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर सवाल पे। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? बहुत ही फेमस सवाल है, और ये जो सवाल है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो यंग इटली की स्थापना जो किया था ये किया था मेजिनी। ठीक है, इसका पूरा नाम जो है वो जोसेफ मेजिनी। ठीक है, क्या नाम है? जोसेफ मेजिनी। तो आप याद रखेंगे पूरे नाम को भी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? ठीक है, तो इटली का जो एकीकरण हुआ था ना, ये हुआ था 1871। ठीक है, 1871। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे गा नंबर ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को एग्जाम में सुधार के ही दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शुल्क संघ जॉलवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? ठीक है, तो ये जो किया गया था बच्चों प्रसा के पहल पर। ठीक है, प्रसा, तो ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रख लेंगे। आगे देखिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ठीक है, और देखिए ये जो हत्याकांड हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो कहाँ पे ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर का, ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ठीक है, तो हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक का जो रचना किया था बच्चों, ये महात्मा गांधी जी, हमारे बापू जी किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 8 नंबर, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? ठीक है, तो ये जो नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, ये जो बोले थे ये बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर जो सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि किसे सम्मानित किया? ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार जो अंग्रेज लोग थे ये कैसरे हिंद की उपाधि दिया था, किसको दिया था? ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को, श्रीमती इंदिरा गांधी को, रविंद्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, महात्मा गांधी को। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार था वो कैसरे हिंद की उपाधि किसको दिया था? तो महात्मा गांधी को। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? ठीक है, तो सीमांत गांधी जो कहा जाता था बच्चों, ये कहा जाता था अब्दुल गफ्फार खान को। किसको कहा जाता था? अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर सवाल, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर देखें बच्चों, तो संसाधन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो जैव संसाधन और अजैव। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, पहला हम क्या बोले? जैव संसाधन, और दूसरा अजैव संसाधन। ठीक है, तो 2 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पे। तो ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य जो कारण है बच्चों, ये है आपका अधिक सिंचाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? ठीक है, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, ठीक है, पहला जो हुआ था वो हुआ था 1992 में। ठीक है, 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो हमारी वीडियो को फटाक से लाइक कर लेंगे। ठीक है, आप लोग लाइक करने में कंजूसी कर देते हैं और भूल जाते हैं लाइक करने, तो लाइक जरूर कर लेना है वीडियो को। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे,
क्या लिखा भाई, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? ठीक है, तो महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है और मध्य प्रदेश में, लेकिन राजस्थान में जो है ना बच्चों, यहाँ पे काली मृदा नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, निम्न में कौन सी टिप्पणी प्रकृति, वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण नहीं है, सही कारण नहीं है? ठीक है, तो कृषि प्रसार, वृहद स्तरीय विकास परियोजना और पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। ठीक है, तो औद्योगिकरण शहरीकरण से भी ह्रास होता है बच्चों। ठीक है, और पशुचारण, ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ये भी हो जाएगा। ठीक है, वृहद स्तरीय विकास परियोजना जो इतना भी होगा वो भी होगा, लेकिन कृषि प्रसार इसमें नहीं होगा। ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो बाघ परियोजना का जो शुरुआत हुआ था ये हुआ था 1973, 1973। ठीक है, बाघ परियोजना याद रखना। ठीक है, बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? ठीक है, तो संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां, लुप्त जातियां, इनमें से सभी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन के संघ के द्वारा जो विभाजन किया गया है बच्चों, तो संकटग्रस्त जातियों को भी रखा गया है, दुर्लभ जातियों को भी, लुप्त जातियों को, इनमें से सभी। तो ये तीनों को रखा गया है, तो इनमें से सभी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो संकट में है जो जातियां, ठीक है, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, हाथी हो गया, ये सब संकटग्रस्त जातियां, जैसे जैसे जंगल खत्म होते जा रही वैसे वैसे जातियां, दुर्लभ जातियां हो गया, लुप्त जातियां जो पूरी तरीके से पृथ्वी पे लुप्त हो चुकी है। ठीक है, जैसे डायनासोर वगैरह, है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया? ठीक है, तो ये जो करवाया था बच्चों, ये इल्तुतमिश करवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देश्य नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? ठीक है, तो बहुउद्देश्य परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है, बिल्कुल ये सही बोल रहा है। ठीक है, ये तर्क में है। दूसरा देखो, बहुउद्देश्य परियोजना जल के बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है, एकदम ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, और बहुउद्देश्य परियोजना वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म करती है, ये गलत बोल रहा है ना। बहुउद्देश्य नदी परियोजना से हमारा आजीविका खत्म नहीं होती है, ठीक है, और विस्थापन नहीं होता है, तो ये गलत कह रहा है, ये तर्क में नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर जो बांध है बच्चों, ये बनाया गया है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय पर भी किया जाता है, औसत साक्षरता दर भी, और लोगों के स्वास्थ्य स्थिति पर। तो उपरोक्त सभी इसका राइट हो जाएगा, है ना। किसी भी देश का विकास को हम लोग ये तीन तरीके से देख सकते हैं, उसकी प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, कि उस देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है, उसका साक्षरता दर क्या है, उस देश में कितने साक्षरता है, ठीक है, और लोगों की वहाँ की स्वास्थ्य स्थिति कैसी है। ठीक है, तो इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों के प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 है, चौथे परिवार की आय पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही लॉलीपॉप सवाल भी बोल सकते हैं ना। तो 4 परिवार बोल रहा है ना, किसी देश में 4 परिवार है और प्रति व्यक्ति आय कितना है 5,000। तो 1 का 5,000, तो 4 परिवार है तो कितना हो जाएगा, 4 को 5,000 से गुना कर देंगे तो 20,000 रुपया। कितना हो गया, 20,000 रुपया। और तीनों परिवार का आय दिया है, पहला परिवार का 4,000, दूसरा 7,000 और 3,000, 7 3 10 4 14,000। तो 14,000 इसमें से घटा दो, तो चौथा परिवार का जो इनकम है, आय है, वो निकल जाएगा। ठीक है, तो 6,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? ठीक है, तो यहाँ पे स्वास्थ्य के आधार पे, शिक्षा के आधार पे और प्रति व्यक्ति आय के आधार पे, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? ठीक है, तो 1 वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले अगर मर जाने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है शिशु मृत्यु दर। ठीक है,
ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, वनोत्पादक संग्रह करना किस क्षेत्रक की गतिविधि है। तो वनोत्पादक जो है इसका संग्रह करना, ठीक है, इकट्ठा करना, ये कौन सा क्षेत्रक में आता है बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, ठीक है, जो रजिस्टर होते हैं, सरकार गवर्नमेंट से रजिस्टर होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, कहलाते हैं। ठीक है, तो जो क्षेत्रक सरकारी होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं और सरकारी नियम व उप नियम का अनुपालन करता है, उसको बोला जाता है संगठित क्षेत्रक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं, बिल्कुल है। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है और नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मतलब सर्विस है ना, सर्विस सेक्टर में कौन आता है इसमें। तो आपका यहाँ पे आप देखें बच्चों, तो पहला जो है खेत में काम करता है, ये तो सर्विस में नहीं आ गया। ठीक है, सुरेश जो है फैक्ट्री में काम करता है, ये भी नहीं होगा। लेकिन नरेश एक शिक्षक है, ये एक टीचर है, और टीचर क्या है, ये एक सेवा क्षेत्रक में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। और राकेश जो है एक टैक्सी ड्राइवर है, ये भी आपका सर्विस में आ जाएगा। ठीक है, ये तृतीय क्षेत्रक में, यानी कि नरेश और राकेश इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है, वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी। ठीक है, तो उसे 100 दिन की रोजगार देती है सरकार। ठीक है, अगर कोई भी बेरोजगार युवक है और वो रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत अपना रजिस्टर कराता है, पंजीयन कराता है, ठीक है, तो उसको 100 दिन का रोजगार की गारंटी दिया जाता है। ठीक है, 100 दिन का पैसा मिलता है। तो जो बेरोजगार है वो यहाँ पे करवा लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने एक वर्ष में लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। कारण की परिस्थिति में किस श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो इसको जो है बच्चों रखा गया है प्रच्छन्न बेरोजगारी में। अब इसको समझाते हैं आप लोगों को कैसे। ठीक है, जैसे ये अक्सर गाँव में होते हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं कि वहाँ जहाँ पे खेतों में 4 व्यक्ति को काम कर रहा है, वहाँ पे पूरे परिवार लग जाता है, मतलब 6 व्यक्ति 7 व्यक्ति वहाँ लग जाता है और उसके उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 4 व्यक्ति भी काम करता तो उतना ही उत्पादन होता और 6 व्यक्ति भी काम करेगा तो उतना ही उत्पादन होगा। तो इस तरीके से जो बेरोजगारी होता है बच्चों, उसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक का। आगे देखते हैं, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र में अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है। ठीक है, तो बेरोजगारी से बचने के लिए, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, अधिक लागत की समस्या से बचने के लिए, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन कथन असत्य है। ठीक है, तो कौन सा कथन इसमें आ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकारी है, यहाँ ये बिल्कुल सही है, ये तो सत्य है ना। इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है, हाँ ये भी सही है, ये भी सत्य है। यह अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है, ये गलत कह रहा है। सत्ता की साझेदारी वो अस्थिरता नहीं करता है, वो स्थिरता करता है और फूट नहीं बढ़ाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर गा जो है ना, ये असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है। तो इसमें से बच्चों आप लोग का स्पेनिश जो है ये बेल्जियम की भाषा समूह नहीं है, बाकी है। ठीक है, स्वतंत्र राष्ट्र बनने में के बाद श्रीलंका में किसे राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। तो स्वतंत्र राष्ट्र जब श्रीलंका बना बच्चों, तो उसको सिंहली को जो है राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर घा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। ठीक है, तो इसका आंसर आपको जानने के लिए बच्चों, ठीक है, हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए अब आंसर बता देते हैं आप लोगों को, नहीं किए हो तो कर लो, और जब कर भी लिए हो तो कम से कम शेयर कर दो। ठीक है, आप लोग शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हो। ठीक है, थोड़ा सा नेक काम करो आप लोग, है ना, थोड़ा शेयर करने में मदद करो हमारी। आगे देखिए, तो स्वतंत्र राष्ट्र श्रीलंका जो है ये कब बना बच्चों, तो ये जो बना 1948 में। ठीक है, 1948 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर घा इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं,
निम्न में से कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? ठीक है, तो संघवाद की विशेषता इसमें से आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो इसमें अगर हम लोग देखें बच्चों, तो विभिन्न स्तरों की सरकारों और अधिकार क्षेत्र संविधान के स्पष्ट रूप में वर्णित नहीं होते हैं, ये इसका विशेषता नहीं है, तो ग नंबर इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत के अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? ठीक है, तो अरबी भाषा जो बच्चों अनुसूचित भाषा में शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। निम्न में सुमेलित नहीं है, तो राज्य सरकार राज्य सूची ये सही है, केंद्र सरकार संघीय सूची ये भी सही है, केंद्र सरकार और राज्य सूची जो दोनों होता है वो समवर्ती सूची होता है, ये भी सही है। लेकिन बच्चों स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार नहीं होता, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन जो है ये सही है। ठीक है, थोड़ा आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? ठीक है, तो इसमें से आपका वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1998 में उठाया गया, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये सत्य है। ठीक है, आगे देखते हैं, बस लास्ट 2 ही 3 सवाल बचे हुए हैं। ठीक है, आप इसे भी अच्छे से देख लो। क्या लिखा है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन जो है ये सुमेलित नहीं है। तो दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग लेते हैं, ये जो है ये सुमेलित नहीं है, ये गलत है। ठीक है, दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? लेते हैं, तो ये तो गलत हो गया ना बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। अब ये रहा हमारा इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से अगर हम देखें बच्चों, तो कौन जो सुमेलित नहीं है, तो खाद्य विक्रेता का संघ दबाव समूह, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का 40 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और सभी का सभी क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। और हम क्या कर रहे हैं? तैयारी 2024 की। क्या कर रहे हैं? तैयारी 2024 की। ठीक है, परीक्षा बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें आप लोग को सोशल साइंस का आज हम सेट 1 को करवाएं। क्या करवाएं? हम सेट 1 को। आपके 2024 एग्जाम के लिए बहुत सारे इस तरीके से मॉडल पेपर सेट करवाए जाएंगे। ठीक है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, इस तरीके से बहुत सारे मॉडल पेपर करवाए जाएंगे। तो आपको चैनल पे बने रहना है, सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी का बटन होगा, घंटी को भी दबा लेना है, ताकि मेरी नई वीडियो जैसे आए सेट 2 आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और एक नीचे कमेंट जरूर कर देना प्यारा सा। ठीक है, कि सेट 2 आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको सेट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, तो आपको सेट 2 भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो को आप बाद में देख रहे हैं, लास्ट में देख रहे हैं, तो सेट 2 भी आपको चैनल पे अपलोडेड मिलेंगे। आप पूरे प्लेलिस्ट को एक बार देख लेना। इसी तरीके से जिस तरीके आप लोग का सोशल साइंस SST का तैयारी करवाया जा रहा है, उसी तरीका आप लोगों का साइंस मैथ सभी का तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से भी हम लोग साइंस का आप लोग का 3 मॉडल पेपर हो चुका है चैनल पे। ठीक है, जिसको इसको नहीं पता है, ठीक है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, वहाँ पे मैं आप लोग को लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। इंस्टाग्राम का जो लिंक है, इंस्टाग्राम का ID जो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। ठीक है, नीचे आप जाएंगे तो मोर का ऑप्शन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप हमसे इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, व्हाट्सअप ग्रुप में, व्हाट्सअप चैनल, चारों सोशल मीडिया में हमसे ऐड हो सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को लेकर के। थैंक यू सो मच।